जय श्री राम। यहां से चालू हुआ कोर्ट में फर्जीवाड़ा। मियां नवाब मलिक, हमारे कचरा सेठ सलीम जावेद में से हमारे जावेद, झूठे दस्तावेज बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर किडनी की बीमारी का हवाला देकर क्रिटी केयर में मेरे को इलाज कराना है, निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और सुप्रीम कोर्ट से बेल ली टेम्परेरी। और लोगों ने देखा कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में के आरोपियों से व्यवहार करने वाला नवाब मलिक और टेरर प्लांटेशन के समय में 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाला आरोपी अनिल देशमुख कल कैसे नागपुर में असेंबली के बाहर एक आरोपी दूसरे आरोपी के साथ गले मिल रहा है, और गले मिलते हुए भाई भाई जब साथ में थे आथा रोड में और अभी बाहर आए तो अंदर कैसे असेंबली में जाकर और किस तरह से फर्जीवाड़ा इन्होंने किया, पूरा आज तक इनका जीवन फर्जीवाड़ा में है, उसी फर्जीवाड़ा के रूप से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया, एजेंसीज को भी मिसगाइड किया, और सबने देखा कि नवाब मलिक पूरे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, खा पी के सांड की तरह, गेंडे की तरह तंदुरुस्त दिखे। मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, एजेंसीज को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनकी बेल कैंसिल करनी चाहिए और दोबारा इनको आखिरोड भेजना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक को लेकर उठा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अब बीजेपी नवाब मलिक का बेल कैंसिल करवाना चाहती है। अभी अभी आपने जिन महोदय को सुना, इनका नाम है मोहित कंबोज। ये बीजेपी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी खास माने जाते हैं। तो अब इनका कहना है कि नवाब मलिक की जमानत को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये जेल से तो बाहर आए इस बिना पर कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी किडनी खराब हो गई है उसके इलाज के लिए, लेकिन ये बाहर आकर राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह से अनिल देशमुख, जो कि एनसीपी के ही एक दूसरे विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ वे घुल मिल रहे थे। और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर दी है। पर दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि नवाब मलिक एक विधायक हैं, और क्या एक विधायक के तौर पर वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते? जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो क्या वो विधानसभा में नहीं आ सकते? यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। परसों के दिन नागपुर में महाराष्ट्र विधिमंडल का पहला दिन था, और उसमें अचानक नवाब मलिक प्रकट हो गए और नवाब मलिक विधानसभा पहुंचे, और पहुंचकर वो जो सत्ताधारी पक्ष है, यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी, उनके नेताओं के साथ घुलते मिलते दिखे, उठते बैठते दिखे। और फिर विधानसभा के भवन में भी, हाउस में भी, वे जो ट्रेजरी बेंचेस थी, जो सत्ताधारी पक्षों की सीट्स थी, वहां पर जाकर वो बैठ गए। अब हुआ है कि जब नवाब मलिक वहां पर बैठे हुए दिखे तो जो विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, उन्होंने चुटकी लेना शुरू कर दिया। और अंबादास दानवे, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर कटाक्ष किया कि नवाब मलिक जो है, अब आपको चलेंगे, जब तक हमारे साथ में थे आप उनको देशद्रोही कह रहे थे, दाऊद का आदमी कह रहे थे, लेकिन अब जब वो सत्ताधारी पक्ष में है तो क्या आपको मंजूर है? इससे देवेंद्र फडणवीस तमतमा गए और फिर सदन से बाहर निकले और उन्होंने एक कड़ा वार्निंग लेटर लिखा अजीत पवार को, और एक तरह से धमकी देते हुए अजीत पवार को कहा कि नवाब मलिक को साथ में नहीं लेना है, नहीं तो महायुति में बाधा आ जाएगी। फडणवीस का यह कहना था कि सत्ता तो आते जाते रहती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण है, और जिस तरह के आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं, ऐसे में उनको साथ लेना ठीक नहीं है। भले ही बाद में अगर कोर्ट से वो आरोपों से बरी हो जाते हैं तो उसके बाद आप भले ही उनका स्वागत करें, और किसको आपको अपनी पार्टी में लेना है नहीं लेना है ये आपका अपना फैसला है, लेकिन अगर उन्हें लिया जाता है मौजूदा स्थिति में तो फिर ऐसे में महायुति में बाधा आ सकती है। और उनके इस पत्र का सियासी गलियारों में यही मतलब निकाला गया कि अगर अजीत पवार साथ में लेते हैं नवाब मलिक को, तो ऐसी स्थिति में फिर अजीत पवार वाली पार्टी को महायुति से बाहर भी होना पड़ सकता है। जो 3 पार्टियों का गठबंधन है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार वाली, तो इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। और जब एकनाथ शिंदे, जब देवेंद्र फडणवीस ने यह खत लिखा तो उसके बाद संजय राउत ने कई कड़वे सवाल पूछे देवेंद्र फडणवीस से, और उन्होंने कहा कि आप
नवाब मलिक का विरोध कर रहे हो इसलिए कि उन्होंने दाऊद के लोगों के साथ में लेन देन किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, उनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है, लेकिन आपको प्रफुल्ल पटेल चलते हैं। जिन एनसीपी के साथ आप सत्ता में साझेदार हैं, अजीत पवार वाली, उसके बड़े नेता है प्रफुल्ल पटेल, और उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगे हुए हैं। उनके ऊपर भी दाऊद के गुर्गे के साथ व्यवहार करने का आरोप है। इकबाल मिर्ची, जिसके के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था, उससे आप डील कर रहे थे प्रॉपर्टी का। उसके बाद आपके खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच की, आपके खिलाफ भी बयान दर्ज किए गए, आपके भी बयान दर्ज किए गए, और फिर आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया, और साथ में जो संपत्ति थी आपकी वो आपको खाली करनी पड़ी। तो वहां पर प्रफुल्ल पटेल लेकिन फिर भी आपके साथ हैं, लेकिन नवाब मलिक के नाम का आप विरोध कर रहे हो। इसके अलावा संजय राउत ने और भी कई नाम लिए। भावना गवली, जो शिवसेना शिंदे गुट की सांसद है, बोला वो भी आपके साथ है, उनका भी पक्ष आपके साथ में है, उनकी पार्टी आपके साथ में है। फिर हसन मुशर्रफ, वो तो उनके ऊपर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी, वो भी आपके साथ मंत्रिमंडल में है। प्रताप सरनाइक के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी, वो भी हैं। और खुद अजीत पवार, जिनको कि आप जेल भेजने की बातें किया करते थे 2019 तक, तो ये तमाम लोग आपको चल जाएंगे, लेकिन नवाब मलिक आपको नहीं चलेंगे। इसके बाद अजीत पवार का बयान आया कि अजीत पवार से जब पूछा गया कि इस तरह की धमकी फडणवीस ने आपको दी है कि अगर नवाब मलिक को लेते हैं तो फिर गठबंधन में बाधा आ सकती है, तो अजीत पवार का यह कहना था कि देखिए, अभी तक नवाब मलिक ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस खेमे में है। इस साल जब जुलाई में बगावत हुई, उस बगावत के बाद एनसीपी दो धड़ों में बंट गई, लेकिन बगावत के दौरान जो है नवाब मलिक जेल में थे और उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी कि वो किस खेमे में जाएंगे, अजीत पवार के खेमे में जाएंगे या शरद पवार के खेमे में जाएंगे। हालांकि जब वो जमानत पर, अब से कुछ महीनों पहले अगस्त में जब वो जमानत पर बाहर आए हेल्थ ग्राउंड पर, तो दोनों ही खेमों के लोग उनसे मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। और अभी भी नवाब मलिक ने ये नहीं बताया है कि आखिर वो किस खेमे में जाने वाले हैं। तो अजीत पवार का ये कहना है कि वो इंतजार करेंगे कि नवाब मलिक क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि उनको लेना है कि नहीं लेना है, और बीजेपी जो बात कह रही है उसको मानना है कि नहीं मानना है। देखिए, अगर ऐसे में अजीत पवार नवाब मलिक को ले लेते हैं साथ में, तो फिर ये बीजेपी के लिए बड़ी ही एम्बैरेसिंग स्थिति हो जाएगी, क्योंकि नवाब मलिक के नाम का काफी विरोध किया बीजेपी ने, उनके खिलाफ तमाम आरोप लगाए, और जब वही सत्ता में साझेदार बन जाएंगे, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, या फिर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तब भी अगर अजीत पवार का गुट ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर ऐसे में ये स्थिति बीजेपी के लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। अभी 2 दिन ही हुए हैं महाराष्ट्र विधानमंडल के सत्र को शुरू हुए, और इस दौरान काफी कुछ उठापटक देखने मिल सकती है, काफी गहमागहमी देखने मिल सकती है। और नवाब मलिक का मामला जिस तरह से सामने आया है और उसको लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे तो यही संकेत मिलता है कि ये जो सेशन है, जो 3 हफ्तों तक चलने वाला है, वो काफी हंगामेदार होगा, काफी ड्रामा इसमें देखने मिलेगा। तो जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद।